चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में मैंने आपको क्या करा दिया था, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करा दिए थे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिट ऑफ केपी एंड केसी एंड उसके बाद हम ये देखेंगे कि केपी केसी का रिलेशन क्या होता है ना, केपी केसी को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, ये भी आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। यहाँ पे लिखिए नई हेडिंग आज की, यूनिट ऑफ केपी एंड केसी। यूनिट ऑफ केपी एंड केसी। ठीक है, अब केपी और केसी की यूनिट निकालना है तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं सिंपली। उस इक्वेशन से हम और चीजों को डिफाइन करते रहेंगे, शायद आपको वो समझ में भी आता रहे, और अगर नहीं समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, और अगर वॉइस क्लियर ना हो तो भी आप बता देना। ठीक है, एक हमारे पास इक्वेशन है जिसको हेबर प्रोसेस बोलते हैं। N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। अब आपकी ये जो हेबर प्रोसेस है, इसी के लिए मैं केसी और केपी दोनों का एक्सप्रेशन लिख लेता हूं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि यूनिट कैसे डिफाइन करी जाएगी और यूनिट को निकालने के लिए किन किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम केसी का एक्सप्रेशन लिखें, तो केसी का एक्सप्रेशन हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ अमोनिया टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन टू द पावर 3। आपको पता है कि जब भी कंसंट्रेशन टर्म में हम कैलकुलेट करते हैं तो एक्टिव मास की जो यूनिट हो जाती है वो क्या होती है, मोल पर लीटर। तो यहाँ पे ऊपर आपकी आ गई यूनिट मोल पर लीटर, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आप देखोगे तो ये आ जाएगा मोल पर लीटर, और यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन का क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर टू द पावर 3। अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास जो यूनिट आएगी वो आएगी मोल पर लीटर टू दी पावर -2 सॉल्व करने पे। तो इन जनरल अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखूं, यहां लिख देता हूं इन जनरल, इसका जो एक्सप्रेशन होगा यानी केसी की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर टू दी पावर डेल्टा एन। और जहां पे आपको ये समझना है डेल्टा एन एक्चुअली में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान रहे कि ये जो एन है डेल्टा एन, ये डिफाइन होता है गैस एंड लिक्विड के लिए, एक्वस मोल और आपके गैसियस मोल। तो ये हमारे पास एक यूनिट हो गई केसी की। सेम एज अगर हम यहां से केपी के लिए टर्म निकालेंगे तो केपी की टर्म क्या हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन टू दी पावर 3। आपको पता है प्रेशर की यूनिट होती है एटीएम, ये आ गया स्क्वायर, नीचे आ गया एटीएम, और यहाँ पे आ गया एटीएम क्यूब। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एटीएम टू दी पावर -2। क्लियर? तो इसमें भी आपके पास इन जनरल फॉर्मूला आ जाएगा यूनिट का, क्या आ जाएगा बेटा, केपी इज इक्वल टू एटीएम टू दी पावर डेल्टा एन जी। और यहां पे डेल्टा एन जी क्या है आपका, गैसियस मोल्स चेंज। यानी किसी भी रिएक्शन में जो गैस के मोल चेंज हो रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, डेल्टा एन जी बोलेंगे। और इसकी वैल्यू भी आप कैसे निकालोगे डेल्टा एन जी की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फॉर्म माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और इन गैसियस फॉर्म। तो ये हमारे पास दो यूनिट हो गई केपी और केसी की। केपी की यूनिट होती है एटीएम टू दी पावर डेल्टा एन जी, और केसी की यूनिट होती है मोल पर लीटर टू दी पावर डेल्टा एन, जहां पे एन दो चीजों को डिफाइन करेगा,
एक आपका डिफाइन करेगा बेटा गैसियस मोल और एक आपका डिफाइन करेगा नॉर्मल गैसेस और लिक्विड को डिफाइन करेगा। अब आते हैं अगली टर्म में जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। अब इस रिलेशन को डिफाइन करने के लिए या डेरिवेशन करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा सा प्रोसेस भी हो सकता है और छोटा भी प्रोसेस हो सकता है, तो हम इसको छोटे प्रोसेस से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जिसमें मैं अलग अलग कंपोनेंट लूंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किसको कंसीडर करना है किसको कंसीडर नहीं करना है। ठीक, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड नहीं करेगा। अब देखिए मेरे भाई, आपको मैंने एक्टिव मास में एक चीज लिखवाई थी, अगर आपके किसी रिएक्शन में गैसियस कंपोनेंट है तो आप केवल गैसियस कंपोनेंट को ही देखेंगे, लिक्विड कंपोनेंट और सॉलिड कंपोनेंट को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसमें आप ध्यान रखें ये जो रिलेशन है वो किसके लिए एप्लीकेबल है ये भी देख लो। दिस इज एप्लीकेबल only for those reactions which involve at least one gas। ठीक है, ये उन्हीं रिएक्शन के लिए वैलिड है जिनके अंदर कम से कम एक गैसियस कंपोनेंट होगा। ठीक है, उन्हीं के लिए इसकी वैलिडिटी है, उसी के लिए उन्हीं के लिए इनका इसका वैलिडेशन है। इसके अलावा किसी और रिएक्शन के लिए इसका वैलिडेशन नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, अब हम इस डेरिवेशन को कर रहे हैं, तो डेरिवेशन को करते टाइम पे करना क्या है, देखिए मान लेते हैं कि इक्वेशन ले लेते हैं जिसमें हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट है, इन सारे कंपोनेंट का मिक्सचर है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, देखो 2a गैस प्लस b लिक्विड प्लस c सॉलिड, और ये इक्विलिब्रियम में है रिएक्शन जहां पे d हमारा किस फॉर्म में, गैसियस, और 2e हमारा किस फॉर्म में, गैसियस। इसके लिए अगर आप डेल्टा एन जी फाइंड आउट करोगे तो कितना हो जाएगा डेल्टा एन जी, बताओ बेटा। आपका प्रोडक्ट साइड में डेल्टा एन जी कितना है, टोटल गैसियस मोल कितने हैं 3, और रिएक्टेंट साइड में टोटल गैसियस मोल कितने हैं 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब यहां पे ध्यान रखें इस बात का कि यहां पे किसको इग्नोर करना है, जब भी एक भी गैसियस कंपोनेंट आ जाएगा आप इग्नोर कर दोगे बेटा किसको, सॉलिड और लिक्विड को। सॉलिड और लिक्विड को इग्नोर करके बाकी सारी चीजें आपको कंसीडर करनी है। तो आ जाओ देखो क्या करोगे, यहां पे लिख देते इग्नोर सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, तो हमारे पास जो केसी का एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, प्रोडक्ट डी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और केपी का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा पी डी इंटू पीई स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी ए स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? तो मैंने केपी और केसी का एक्सप्रेशन तो लिख दिया। अब हमें एक गैस याद है, एक गैस की इक्वेशन याद है जिसका नाम है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और अगर आप इसको और अच्छे से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एन वाई वी इंटू आर टी। कंटेनर अगर क्लोज है तो यहाँ पे वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो ऐसी सिचुएशन में प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा सी आर टी। ठीक, अब इंडिविजुअली देख लीजिए जो भी कंपोनेंट है उनकी बात करते हैं। हमारे पास कंपोनेंट कौन कौन से, ए डी और ई, ये तीन कंपोनेंट है। ए के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर इंटू टी।
सेम एज डी के लिए क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ डी इंटू आर इंटू टी। सेम एज अगर आप ई के लिए लिखोगे तो ई के लिए क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ई इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ई आर इंटू टी। अब ये जो वैल्यू है इनको आप केपी के एक्सप्रेशन में लिख दीजिए, रख दीजिए। पुट दीज वैल्यूज इन केपी। तो केपी के एक्सप्रेशन में अगर आप ये वैल्यू रखोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो डी आर टी कंसंट्रेशन ऑफ ई आर टी पावर 2 डिवाइडेड बाय ए आर टी, इसकी भी पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसको अगर मैं सेपरेट कर लूंगा तो सेपरेट करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, केपी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू आर टी। ये बन गया। तो यहां से आप देख पा रहे होगे कि ये वाली जो टर्म है इस टर्म को क्या बोलेंगे बेटा, देखो यहां से दैट इज केसी। तो हम यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे, तो रिप्लेस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा केपी इज इक्वल टू के सी आर टी टू दी पावर 1। और अगर मैं इसको जनरलाइज वे में लिखूं तो जनरलाइज वे में लिखने पे क्या बन जाएगा हमारे पास, लिख लो इसको इन जनरल इट विल बिकम केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, के सी आर टी टू दी पावर डेल्टा एन जी। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, एक रिलेशन आ गया किसके बीच में, केपी केसी के बीच में। अब इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, क्या याद रखनी है, देखो यहां पे टी जो है वो क्या है, केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, केल्विन टेम्परेचर। और आर जो है, आर हमारा क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यूज क्या होती हैं, ध्यान रखें यहां पे हम कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, 1/12 यूज करेंगे और 0.08 यूज कर सकते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, आप ये यूज करोगे। और फिर यहां से हमारी 3 कंडीशन ड्रॉ होंगी, वो तीनों कंडीशन आप देख लीजिए। अगर डेल्टा एन जी हमारा क्या होगा, 0, यानी पावर की वैल्यू 0, तो किसी की भी पावर 0 होती है तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, यूनिटी इक्वल टू 1। ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पे रिलेशन देखेंगे तो पता चलेगा केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के सी। अगर हमारे पास डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है, तब क्या हो जाएगा, केपी ग्रेटर देन के सी। और अगर हमारे पास डेल्टा एन जी लेस देन 0 है तब क्या हो जाएगा, केपी लेस देन के सी। तो ये तीन हमारे पास एक्सप्रेशन बन सकते हैं, रिलेशन बन सकते हैं किसके बेटा, डेल्टा एन जी के और केपी के सी के। उम्मीद है कि ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब इसको एक क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, राइट एक्सप्रेशन ऑफ केपी केसी एंड यूनिट ऑफ केपी एंड केसी एंड रिलेशन बिटवीन, सब एक ही में कर देते हैं, बिटवीन केपी एंड केसी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है इक्वेशंस। पहली इक्वेशन है हमारे पास H2 गैस प्लस I2 गैस कन्वर्ट इनटू 2HI गैस। दूसरी हमारे पास है इक्वेशन 2NO2 गैस
convert into N2O4 गैस। तीसरा देखते हैं CaCO3 सॉलिड, CaO सॉलिड, CO2 गैस। बताओ, अब ये 3 इक्वेशन है आपके पास, और लिख लें, कर लेंगे 4-5 क्वेश्चन तो एक साथ ही, कुछ करना थोड़ी है इसमें ज्यादा, है ना। तो देखो, एक और इक्वेशन लिख लो इसमें सॉलिड का एक कंपोनेंट है, इसमें और देखते हैं। देखो H2O लिक्विड विद इक्विलिब्रियम H2O गैस, ये भी एक हो गया एक्सप्रेशन। NH4HS solid convert into NH3 gas plus H2S gas। और देख लो CH3 COOH liquid plus C2H5OH liquid equilibrium CH3 COO C2H5 liquid plus H2O liquid। इसके लिए करके देखो, अगला देखो 2NH3 गैस plus CO2 gas convert into NH2COONH4 solid। और क्या कर सकते हैं इसमें, चलो एक क्रिस्टलाइजेशन का भी कर देते हैं। CuSO4 solid plus 5H2O वेपर, और हमको दिया हुआ है CuSO4.5H2O सॉलिड। अब ये जो आपको इक्वेशंस दे रखी हैं, इन इक्वेशन के लिए आपको क्या लिखने हैं, केपीकेसी रिलेशन और एक्सप्रेशंस लिखने हैं। उम्मीद है कि आप कर पाओगे, ठीक है। बेटा केपीकेसी में, हाँ ये बात सही है, मैंने अभी पढ़ा आपका क्वेश्चन। जब भी हमारे पास ऐसी रिएक्शन है जहां पे एक भी गैसियस कंपोनेंट है, तो उसी गैसियस कंपोनेंट के लिए ही केपी और केसी डिफाइन होगा। लेकिन जब आपके पास कोई ऐसी रिएक्शन है जहां पे सॉलिड और लिक्विड है, तो लिक्विड कंपोनेंट के लिए क्या डिफाइन होगा, केसी, केपी डिफाइन नहीं होगा। और अगर आपके पास केवल और केवल लिक्विड है तो भी आपका केसी डिफाइन होगा, केपी डिफाइन नहीं होगा। आगे बात समझ में। तो अभी इसमें अब अगर मेरे को आंसर लिखने, तो इसमें आंसर कैसे लिखोगे, देखो मैंने इसीलिए खूब सारे क्वेश्चंस ले लिए ताकि आपके जो भी आंसर है वो ठीक ठाक आ जाए। पहले वाले में अगर आप डेल्टा एन जी निकालोगे तो डेल्टा एन जी आ जाएगा 0, आ जाएगा। अब एक्सप्रेशन आप लिखना चाहो तो लिख लेना, केपी का एक्सप्रेशन और केसी का एक्सप्रेशन क्या आएगा, बराबर। और एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ एच आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, प्रेशर ऑफ आयोडीन, ठीक है। केसी की वैल्यू लिखोगे तो ये आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ एच आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2I2। इतना आ गया समझ में। सेम एज इसके लिए अगर आप फाइंड आउट करोगे तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस तरफ 1 है और रिएक्टेंट साइड में 2, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। और अगर ऐसा है तो आपको ये समझ में आ जाएगा केपी क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा केसी के, क्योंकि डेल्टा एन जी क्या, लेस देन 0। एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन लिख लीजिए, केसी का एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका N2O4 डिवाइडेड बाय NO2 टू दी पावर 2,
और सेम एज Kp की बात करेंगे तो Kp हो जाएगा प्रेशर ऑफ N2O4 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ NO2 स्क्वायर। ठीक है, और देखो यहाँ पे CaCO3, अब तो कर सकते हो, करो। करो इसका CaCO3 सॉलिड, CaO सॉलिड और CO2 गैस। इसके लिए डेल्टा Ng फाइंड आउट करोगे तो इसके लिए डेल्टा Ng आपका क्या हो जाएगा बेटा 1, क्योंकि जो भी कंपोनेंट है Kp वो किस greater साइड में, than Kc। हाँ तो इसमें क्या हो जाएगा Kp ग्रेटर देन Kc। और जब आप इसका एक्सप्रेशन लिखने बैठोगे तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा बेटा बताओ। Kp की वैल्यू आ जाएगी प्रेशर ऑफ CO2 और Kc की वैल्यू आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ CO2। ठीक है, अब ये वाला आप देखें H2O लिक्विड टू H2O गैस, हमें क्या निकालना है डेल्टा Ng, तो डेल्टा Ng इसका कितना हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि हमें केवल गैसियस कंपोनेंट देखना है, लिक्विड और सॉलिड देखना नहीं है। तो जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहां से क्या आ जाएगा Kp ग्रेटर देन Kc। और यहां से जब आप एक्सप्रेशन निकालोगे किसका बेटा Kp Kc का, तो Kp हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर और Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, प्रोडक्ट साइड गैस की बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट की बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में क्या है लिक्विड है। अब इस रिएक्शन के लिए आप देखिए डेल्टा Ng की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी बेटा -2 सर और सॉरी 2। हाँ बोलो। सर Kc तो उसके लिए भी डिफाइन होता है ना, लिक्विड के लिए तो Kc में वो नहीं आएगा H2 लिक्विड। बेटा अभी मैंने बताया जब भी किसी रिएक्शन में एक की भी गैसियस कंपोनेंट आ जाता है तो वहां पे केवल और केवल गैसियस कंपोनेंट के लिए केपीकेसी डिफाइन होता है। ठीक है, लिक्विड के लिए तब डिफाइन होते हैं जब एक भी हमारा गैसियस कंपोनेंट ना हो, तब हम लिक्विड के लिए डिफाइन करते हैं। क्लियर? यस सर। तो अभी हम डेल्टा एनजी की बात करें तो डेल्टा एनजी कितना हो जाएगा 2, यानी केपी ग्रेटर देन हो जाएगा केसी के। और यहाँ पे आप अगर एक्सप्रेशन निकालोगे तो केपी का एक्सप्रेशन हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। केसी का एक्सप्रेशन निकालोगे तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया और कंसंट्रेशन ऑफ H2S। ठीक, ये वाली रिएक्शन आप देखिए, इसमें अगर आप डेल्टा एनजी निकालोगे तो डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा 0। और अगर आपने डेल्टा एनजी 0 लिखने के बाद ये रिलेशन लिख दिया Kp इज इक्वल टू Kc, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक भी गैसियस कंपोनेंट नहीं है, और एक भी अगर गैसियस कंपोनेंट नहीं है इसका मतलब Kp क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। Kp किसके लिए डिफाइंड होता है, वो केवल गैसियस कंपोनेंट के लिए डिफाइन होता है। तो यहाँ पे Kp क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, और Kp अगर नॉट डिफाइंड होगा तो Kp Kc इक्वल तो कभी होंगे ही नहीं, क्योंकि Kc तो इसके लिए आएगा। Kc क्या आ जाएगा बेटा देखो CH3 COO C2H5, यानी एस्टर की कंसंट्रेशन वाटर की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3 COOH, यानी एसिड की कंसंट्रेशन, और C2H5OH यानी अल्कोहल की कंसंट्रेशन। लेकिन Kp हमारा क्या रहेगा नॉट डिफाइंड होगा, और इसी वजह से आपका Kp Kc में कोई रिलेशन नहीं आएगा। क्लियर है? मिल गया यस जवाब सर। कि Kc में लिक्विड वाली टर्म्स कब आएंगी और गैसियस वाली टर्म्स कब आएंगी, ये भी आपको आंसर मिल गया होगा। अब देखो आगे इस वाले इक्वेशन में डेल्टा Ng अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा -3। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में है 0 और रिएक्टेंट साइड में है 2 + 1 3, तो यहाँ पे डेल्टा Ng क्या हो जाएगा -3। और डेल्टा Ng अगर माइनस आ रहा है तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि Kp क्या होगा लेस देन Kc। ठीक, और इन दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू भी निकाल दीजिए, तो Kp क्या हो जाएगा 1 अपॉन प्रेशर ऑफ अमोनिया स्क्वायर
इंटू प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं केसी की वैल्यू निकालूंगा तो केसी वैल्यू हो जाएगी 1 कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर इन टर्म्स ऑफ आरटी आपसे पूछे तो इन टर्म्स ऑफ आरटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर निकालते तो क्या बनता, केपी इज इक्वल टू के सी आर टी टू दी पावर -3, ये बन जाता ना। तो अगर इसके टर्म में आ जाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कि डेल्टा एन जी क्या होगा, तो केवल हमें गैसियस कंपोनेंट देखने हैं और H2O वेपर दिया हुआ है, वेपर मतलब गैसियस स्टेट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -5। क्लियर है? और अगर ये -5 है तो आपको पता है Kp क्या होगा, लेस देन Kc। ठीक है, और यहां से रिलेशन निकालोगे तो Kp हो जाएगा 1 प्रेशर ऑफ H2O टू दी पावर 5, और सेम एज Kc अगर आप फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा 1 कंसंट्रेशन ऑफ H2O टू दी पावर 5। क्लियर है? और इसमें Kp Kc रिलेशन अगर लिखने का मन हो तो क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू Kc RT टू दी पावर -5। तो ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए ये समझ में आए? सर ये लास्ट वाले में V क्या डिनोट कर रहा है? V मतलब वेपर। ठीक है, वेपर मतलब गैसियस स्टेट। अभी ठीक है? यस सर। चलिए आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं इससे आगे एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन की। यहां तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन अगर हमने पढ़ा है तो इसका एप्लीकेशन यानी हम किस में देखेंगे, न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। इसका एप्लीकेशन कहाँ देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल्स में। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप्स है रिएक्शन का वो कौन सा होता है, हेट्रोजेनस या होमोजेनस। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं होमोजेनस की। होमोजेनस रिएक्शंस। ठीक है, होमोजेनस रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक ही टाइप का फेज यानी स्टेट ऑफ मैटर प्रेजेंट हो। इसमें अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, लिख लो इसमें, इन विच ओनली वन टाइप ऑफ फेज इज प्रेजेंट। यानी जिसमें एक ही टाइप का फेज प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, होमोजेनस रिएक्शन। और इसी के में जो हमें पढ़ना है वो कौन सा, HGR यानी होमोजेनस गैसियस रिएक्शन। ठीक है, होमोजेनस गैसियस रिएक्शन में अगर हमारे पास डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 हो जाए, किसकी वैल्यू 0 हो जाए, डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 हो जाए, तो इससे होगा क्या, देखो, देर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ moles because
number of moles consumed are always equal to number of moles formed। ठीक है, डेल्टा एन जी हमें यही तो डिफाइन कर रहा है भाई, जितने आपके रिएक्टेंट के मोल हैं उतने ही आपके किसके मोल होंगे, प्रोडक्ट के मोल होंगे। इसलिए उनके जितने मोल कंज्यूम होंगे उतने ही मोल क्या हो जाएंगे बेटा, फॉर्म हो जाएंगे। और ऐसी सिचुएशन में आपको एक कंडीशन मिलेगी, इनिशियल मोल किसी भी कंटेनर में जो इनिशियल मोल होंगे वही आपके इक्विलिब्रियम मोल के इक्वल होंगे। यानी जब आप इक्विलिब्रियम पे एन टोटल फाइंड आउट करोगे तो एन टोटल फाइंड आउट करने पे जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू आएगी जो आपकी इनिशियल मोल की वैल्यू है। यानी इनिशियल मोल और इक्विलिब्रियम मोल दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। ठीक है, यानी जितना भी हमारा रिएक्शन का पार्ट है उस रिएक्शन पार्ट में मोल हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे अगर डेल्टा एन जी 0 होगा तब। जैसे एक और रिएक्शन करके, एक इसमें क्वेश्चन करके देखो तो शायद आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे इसमें एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो रिएक्शन है हमारे पास 2A प्लस बी गिव्स 3C। इसके लिए डेल्टा एन जी निकालोगे तो आ जाएगा 0, क्योंकि ये सारे गैसियस कंपोनेंट हैं और आपको दिख भी रहा होगा रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो वैल्यू है वो क्या है, 0। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे कि जितने आपके इनिशियल मोल आएंगे उतने ही आपके फाइनल मोल आएंगे। जैसे मैं यहां पे मान लूं कि t इज इक्वल टू 0 है, ऐसी सिचुएशन में a के मोल हैं a और b के मोल हैं b और c के मोल बने ही नहीं है। जब आप t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में a में से बेटा a अल्फा माइनस हो जाएगा, b में से क्या माइनस हो जाएगा, अल्फा बाई 2, और यहां पे क्या बन जाएगा बेटा आपका 3 अल्फा बाई 2। क्लियर? अभी मैं अल्फा के बारे में समझा दूंगा कि एक्चुअली में अल्फा होता क्या है। ठीक है, ये अल्फा मत लिखो, एक्स के फॉर्म में लिख लो तो ज्यादा समझ में आएगा, अल्फा जब समझाऊंगा तब लिख लेना। अभी एक्स के फॉर्म में लिखो इसको, क्योंकि एक्स के फॉर्म में इजीली समझ आ जाएगा। मैंने क्या करा कि इसमें से a में से इसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस कर दिया। b में से कितना माइनस होगा, b का कोफिशिएंट कितना है 1, तो x माइनस होगा। यहाँ कितना फॉर्म होगा, जितना इसका कोफिशिएंट है इंटू एक्स, तो 3 इंटू एक्स फॉर्म हो जाएगा। अब अगर मैं एन आई की बात करूं, इनिशियल मोल्स की बात करूं, तो इनिशियल मोल्स कितने हो जाएंगे, a प्लस बी, और एन इक्विलिब्रियम की बात करूं तो मुझे इन सबको ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा a माइनस 2x प्लस b माइनस एक्स प्लस 3x, और x की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी तो बचेगा क्या, a प्लस बी। तो आप देख पा रहे होगे ni की वैल्यू n इक्विलिब्रियम के इक्वल आ रही है, यानी जितने मोल इनिशियल है उतने ही आपके कैसे हैं, इक्विलिब्रियम मोल हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो मैं अभी आपको स्टेटमेंट लिखवाया था डेल्टा एन जी वाला, वो वैलिड हो गया कि अगर डेल्टा एन जी 0 है तो आपके इनिशियल और फाइनल, यानी इनिशियल और इक्विलिब्रियम मोल हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और ऐसी सिचुएशन में आपको यह भी पता है कि Kc की वैल्यू किसके इक्वल होती है, Kp के इक्वल होगी। और जब आप Kc और Kp इक्वल होगा तो एक्सप्रेशन लिखने के लिए क्या करोगे,
मोल्स ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम कितना है 3x⁻³ डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड में कौन है ए और बी, तो ए के मोल कितने हैं a-2x⁻² और b-x⁻1। तो ये जो सॉल्व करके आएगा एक्सप्रेशन, यही वैल्यू सेम केसी की होगी, यही वैल्यू आपकी सेम केपी की होगी। इतना आ गया समझ में? तो केपी और केसी की वैल्यू क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी जब हमारा डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत? अब इसको एक और टाइप से क्वेश्चन से एक टाइप ऑफ क्वेश्चन करके देखते हैं, तो उससे और क्लियर हो जाए। तो शायद देखो 5 moles of hydrogen and 5 moles of iodine are taken in a closed container of volume 10 liter at 27 degree Celsius if Kc for the reaction भी आपको दे रखी है, Kc की वैल्यू भी आपको दे रखी है, H2 गैस प्लस I2 गैस कन्वर्ट इनटू 2HI गैस, और Kc की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 225। देन कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है, देखो फर्स्ट पार्ट Kp फॉर द रिएक्शन, सेकंड अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 I2 एंड HI एट इक्विलिब्रियम। तो ये दो चीजें हैं जो आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करोगे इसको, चलिए देखते हैं। ठीक है, फिर मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे दूंगा, वो आप करिएगा बाद में। ओके, चलो अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज का सॉल्यूशन अगर करना हो तो पहले उसकी इक्वेशन लिख लो। आपसे कह रहा है कि हमारे पास है H2 गैस, I2 गैस गिव्स 2HI गैस। ठीक है, इसके लिए अगर हम देखें तो डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी है 0, और डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है, तो हमें यहां से पता चल जाएगा केपी इज इक्वल टू क्या होगा केसी। आपको क्वेश्चन में केसी की वैल्यू गिवन है, तो ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 225 हो जाएगी। तो आंसर तो आपका केपी वाला आ गया, पहला पार्ट हो गया, केपी फॉर द रिएक्शन इज 225। अब आते हैं नंबर ऑफ मोल्स H2 I2 एंड HI एट इक्विलिब्रियम। कैसे करेंगे इसको, देखो इनके इनिशियल मोल्स आपको गिवन है, हाइड्रोजन और आयोडीन के इनिशियल मोल्स गिवन है, लेकिन इक्विलिब्रियम नहीं गिवन है। तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, यहाँ पे आ जाएगा। भाई इनिशियल मोल कितने हैं 5, इसमें से मैंने कहा कि कुछ पार्ट यानी x आपका निकल जाता है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1x हो गया। सेम एज आयोडीन का भी कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहां से जो मोल्स डिसोशिएट होंगे वो भी कितने होंगे 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया x। और इसी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है 2 टाइम्स ऑफ H2 और 2 टाइम्स ऑफ I2। भाई इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और HI का कोफिशिएंट 2 है, तो 1 से 2 बन रहा है, तो x से कितना बनेगा 2x बनेगा। क्लियर है? अब हमें
x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो इक्विलिब्रियम मोल्स मेरे को मिल जाएंगे। तो यहां पे लिख लेते हैं एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, Kc इज इक्वल टू 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स 5 माइनस एक्स। अच्छा, इसको और अच्छे से समझना हो तो और समझ लीजिए, ये हटा देता हूं पूरा, तब बताऊंगा आगे। मैं एक काम करता हूं, अभी मैंने आपको जनरल एक्सप्रेशन नहीं लिखवाए, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि केसी का एक्चुअल एक्सप्रेशन होता क्या। आपको वॉल्यूम ऑफ कंटेनर गिवन है, कितना है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्वेश्चन में, देखो ध्यान से। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्लोज कंटेनर दिया है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज 10 लीटर। तो अगर मेरे को कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है तो कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। कंसंट्रेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स अपॉन 10, 5 माइनस एक्स अपॉन 10, और ये हो जाएगा 2x अपॉन 10। ये क्या हो जाएगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज 10 लीटर, ये गिवन है। अब लगाते हैं केसी एक्सप्रेशन। केसी कहता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी ये होना चाहिए HI टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाय H2 कंसंट्रेशन, I2 कंसंट्रेशन। और वैल्यूज हमें याद है, गिवन है, निकाली है हमने। तो 2x अपॉन 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स अपॉन 10, 5 माइनस एक्स अपॉन 10 इज इक्वल टू केसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 225। ठीक है, अब आप अगर यहां से ध्यान से इसका सेपरेशन करेंगे तो देखो क्या बनेगा, 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर से बचा आपका 1/10 स्क्वायर, नीचे से भी बचा आपका 1/10 स्क्वायर। तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गए, ये किसके इक्वल आ गए, 225 के। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि जब भी डेल्टा एन जी 0 का केस होगा तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास केपी या केसी के एक्सप्रेशन में केवल और केवल मोल्स होंगे इक्विलिब्रियम वाले, ना तो प्रेशर होगा, ना कंसंट्रेशन होगी, ना वॉल्यूम होगा। ठीक है, केवल और केवल क्या होगा, प्रेशर, मोल्स और मोल्स होंगे इक्विलिब्रियम पे, ना तो वॉल्यूम होगा ना प्रेशर होगा, जब हमारे पास डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब देखो बेटा यहाँ पे कि 2x अपॉन 5 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर है, और ये 225 के इक्वल है। हमें करना क्या है, इसका अंडर रूट ले लेते हैं दोनों साइड का, तो हमारे पास आ जाएगा 2x अपॉन 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 225। ठीक है, और अंडर रूट ऑफ 225 आपका किसका होता है, बताओ, 15 का। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देख लो, 2x अपॉन 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 75 माइनस 15x। और इसके बाद x की वैल्यू सॉल्व करनी है, तो x की वैल्यू सॉल्व करोगे तो कितनी हो जाएगी, 17x 75/17। इज इक्वल टू 75, x इज इक्वल टू हो जाएगा 75 अपॉन 17। ये x की वैल्यू आ गई। हमें निकालने इक्विलिब्रियम मोल, तो इक्विलिब्रियम मोल निकालेंगे तो देखो H2 की वैल्यू कितनी है, बोलो, इक्विलिब्रियम पे H2 की वैल्यू कितनी है, 5 5 माइनस माइनस एक्स। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे फटाफट कर दो, क्या बनेगा, 5 माइनस 75 अपॉन 17।
तो ये हो जाएगा 17 पंजे 85, 85 माइनस 75 डिवाइडेड बाय 17 यानी 10/17। ये हो गए H2 के मोल। सेम I2 के मोल भी कितने आ जाएंगे 10/17 और HI के मोल कितने आ जाएंगे 2x यानी 2 इंटू 75/17 डेट इज 150/17। क्लियर है? आगे समझ? यस सर। चलो अब एक होमवर्क क्वेश्चन कर लेते हैं, आप करना ट्राई और फिर कल हम इसके आगे डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन क्या है? 3a कन्वर्ट इनटू b प्लस c प्लस d। kc आपको गिवन है 27। कह रहा है इफ मोल्स ऑफ b at equilibrium are 3, then calculate initial moles of A taken in the container। कर सकते हैं क्या? सर ये सब मैं हिंट गैस दे, है ना? सब गैस है हाँ। मैं हिंट दे देता हूँ, बाकी आप करिएगा। B प्लस C प्लस D। आप जब आपको इनिशियल मोल नहीं पता है तो आप इनिशियल मोल मान के चलेंगे A। ये हो जाएंगे तीनों 0 0, T इज इक्वल टू 0 पे। और जब हमारे पास T इज इक्वल टू T होगा इक्विलिब्रियम, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा A माइनस 3x x x और x। और आपसे क्या कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम B के मोल कितने हैं 3। तो यानी x की वैल्यू आपको 3 गिवन है, A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, Kc आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर आपसे आगे के टॉपिक पे।